जब हम भारत की क्लीन एनर्जी क्रांति के बारे में सोचते हैं तो आंखों के सामने विशाल सोलर पार्क और पवन चक्कियों की तस्वीरें आती हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस क्रांति का असली हीरो शायद वो नहीं है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं? क्या हो अगर इसका जवाब भारत के खेतों और किसानों में छिपा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आज हम इसी मौजू पर गहराई से बात करेंगे। भारत का कृषि क्षेत्र और स्वच्छ ऊर्जा, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत की आधी से ज्यादा आबादी जिस सेक्टर पर निर्भर है, वो देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की जबरदस्त क्षमता रखता है। बिल्कुल। और आज की हमारी सारी जानकारी एक बहुत ही गहरे लेख पर आधारित है, जिसका शीर्षक है भारत के कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा की क्षमता। ये लेख एक बहुत ही बुनियादी सोच को चुनौती देता है। अच्छा, किस तरह से? अब तक हम किसानों को सिर्फ ऊर्जा के उपभोक्ता के तौर पर देखते आए हैं, लेकिन ये लेख हमें उन्हें ऊर्जा के उत्पादक के तौर पर देखने का नजरिया देता है। तो चलिए इसी नजरिए से पड़ताल करते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि कृषि क्षेत्र जो खुद इतनी ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करता है, वो कैसे ऊर्जा का एक प्रमुख उत्पादक बन सकता है। इसमें क्या चुनौतियां हैं, जमीन पर क्या समाधान निकल रहे हैं और भविष्य की तस्वीर क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इस पहेली को समझते हैं। भारतीय कृषि में एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ इसे ऊर्जा गहन कहा जाता है, मतलब इसे बहुत ज्यादा बिजली और डीजल की जरूरत होती है। दूसरी तरफ इसे ऊर्जा अभावग्रस्त भी माना जाता है, मतलब इसे जरूरत के हिसाब से भरोसेमंद ऊर्जा मिलती ही नहीं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही सवाल तो पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि कृषि हमारी जीडीपी का लगभग 18% हिस्सा है और 42% से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। लेकिन देश की कुल बिजली का लगभग 17 से 18% हिस्सा अकेले कृषि में इस्तेमाल होता है, खासकर सिंचाई के लिए। 17%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। कुछ राज्यों में तो ये आंकड़ा 20% से भी ऊपर चला जाता है। तो ऊर्जा की भूख तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो ही ऊर्जा गहन वाली बात। लेकिन फिर ऊर्जा अभावग्रस्त क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा भरोसेमंद नहीं है। अच्छा। आज भी हमारे किसान सिंचाई के लिए काफी हद तक डीजल पंपों पर निर्भर हैं, जो महंगे भी हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं। बिल्कुल। और जहां ग्रिड से बिजली पहुंचती भी है, वहां अक्सर कटौती होती रहती है। हाँ, ये तो एक आम समस्या है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए कई राज्यों ने किसानों को मुफ्त या भारी सब्सिडी वाली बिजली दी। लेकिन इसका एक अनएक्सपेक्टेड नतीजा निकला। वो क्या? भूजल का अंधाधुंध दोहन। ओहो। जब पानी निकालने की लागत लगभग शून्य हो गई, तो उसके इस्तेमाल का कोई हिसाब ही नहीं रहा। और आज कई इलाकों में पानी का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। मतलब एक समस्या को सुलझाने की कोशिश में हम एक दूसरी, शायद उससे भी बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम खेती की समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर सिंचाई या बीज पर ही जाता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी बर्बादी खेत में नहीं बल्कि खेत से हमारे घर तक के सफर में हो रही है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत में 30 से 40% फल और सब्जियां 30 से 40%? हाँ, 30 से 40% वो बाजार पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते हैं। मतलब हर 3 में से एक टमाटर या आम जो उगाया गया, वो कभी किसी की प्लेट तक पहुंचता ही नहीं। जरा सोचिए, ये तो सिर्फ भोजन की बर्बादी नहीं हुई, ये तो उस सारी मेहनत, पानी और ऊर्जा की भी बर्बादी है जो उसे उगाने में लगी। बिल्कुल। और ये बर्बादी सीधे सीधे ऊर्जा की कमी से जुड़ी है। कैसे? फसल को खेत से मंडी तक ले जाने के लिए परिवहन चाहिए, उसे कुछ दिन ताजा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए और उसकी प्रोसेसिंग के लिए मशीनें चाहिए। इन सब के लिए भरोसेमंद बिजली चाहिए। एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट बिना बिजली के सिर्फ एक बड़ा सा लोहे का डिब्बा है। सही बात है। नतीजा ये होता है कि किसान या तो अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है या फिर उसे अपनी आंखों के सामने खराब होते देखता है। और मुझे लगता है कि इस समस्या को हमारी नीतियां और जटिल बना देती हैं। मैंने एक शब्द सुना है, पॉलिसी फ्रैगमेंटेशन। हाँ। या नीतियों का बिखराव। क्या इसका मतलब ये है कि सरकार के अलग अलग विभाग एक दूसरे से बात किए बिना काम कर रहे हैं? हाँ, ये पॉलिसी फ्रैगमेंटेशन कुछ ऐसा है जैसे एक ही गाड़ी के 2 ड्राइवर हों और दोनों के पास अलग अलग नक्शे हों। अच्छा। एक को दिल्ली जाना है, दूसरे को मुंबई। हाँ। गाड़ी कहीं नहीं पहुंच पाएगी। हाँ। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। ऊर्जा मंत्रालय सोलर पंप लगाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन कृषि मंत्रालय शायद उसे कोल्ड स्टोरेज या फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन उनमें तालमेल नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास पीएम कुसुम, राष्ट्रीय सौर मिशन और हाल ही में आई
पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना जैसी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन इस बिखराव की वजह से हम एक एकीकृत समाधान नहीं बना पाते। ये समस्या तो काफी जटिल लगती है। एक तरफ ऊर्जा की कमी, दूसरी तरफ नीतियों का बिखराव। क्या जमीनी स्तर पर कोई इन चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रहा है? हाँ, अच्छी बात यह है कि जमीन पर बदलाव शुरू हो चुका है और इसका जवाब है विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा। विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा मतलब डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी या डीआरई। जी, इसे आसान भाषा में समझाएंगे, डीआरई का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो डीआरई का मतलब है वहीं ऊर्जा बनाना जहां उसकी जरूरत है। बड़े बड़े पावर प्लांट से सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव तक बिजली पहुंचाने के बजाय क्यों ना गांव में ही एक छोटा सोलर मिनी ग्रिड लगा दिया जाए, अच्छा, या हर घर की छत पर सोलर पैनल लगा दिए जाएं। यही डीआरई है। तो इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अविश्वसनीय ग्रिड और महंगे डीजल पर निर्भरता खत्म कर देता है और समुदाय को अपनी ऊर्जा का मालिक बनाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल में जमीन पर ऐसा कुछ हो रहा है? कोई उदाहरण है जहां डीआरई ने सच में किसानों की जिंदगी बदली हो? बिल्कुल है, और इसके लिए हमें उड़ीसा चलना होगा। ओडिशा? हाँ, वहां मारखोमा नाम के गांव में एक महिला किसान उत्पादक कंपनी है, एक एफपीओ। ये महिला किसान सब्जियां उगाती थी, लेकिन वही समस्या थी। फसल को तुरंत बेचना पड़ता था। हाँ, नहीं तो वो खराब हो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर्ष ट्रस्ट नाम की एक संस्था के साथ मिलकर 5 मीट्रिक टन का एक इकोजेन सौर ऊर्जा से चलने वाला कोल्ड स्टोरेज यूनिट लगाया। मतलब पूरी तरह सोलर पावर पर? पूरी तरह से एक छोटा सा सोलर पावर्ड कोल्ड रूम। नतीजा ये हुआ कि अब वो अपनी सब्जियों को कुछ दिनों तक ताजा रख सकती थी। इससे न सिर्फ फसल का नुकसान रुका, बल्कि अब वो सही समय पर संगठित बाजार में अपनी उपज बेचकर बेहतर दाम भी हासिल करने लगी। मतलब उन्हें बाजार में मोल भाव करने की ताकत मिल गई। बिल्कुल। ये तो कमाल का उदाहरण है। ये सिर्फ बिजली पैदा करने के बारे में नहीं है, ये तो सीधे सीधे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कहानी है। बिल्कुल, और इसका एक और बड़ा फायदा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का अनुमान है कि भारत का नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना लगभग 37 लाख हरित नौकरियां पैदा कर सकता है। 37 लाख? हाँ, और इनमें से ज्यादातर नौकरियां कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी होंगी। अच्छा। सोचिए, हर सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए तकनीशियन चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, मैनेजर चाहिए। ये स्थानीय स्तर पर रोजगार का एक नया इकोसिस्टम बना रहा है। ये ओडिशा वाला उदाहरण तो कमाल का है, लेकिन ये एक छोटा स्थानीय प्रयास है। क्या इस सोच को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कोई बड़ी सरकारी योजना भी है? क्या सरकार भी किसानों को ऐसी नजरिए से देख रही है? हाँ, और इसी सोच के साथ सरकार ने पीएम कुसुम योजना शुरू की है। अच्छा, पीएम कुसुम। ये शायद इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। वो क्या है? पहला है घटक ए। इसके तहत किसान अपनी बंजर या पड़ती जमीन पर छोटे सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं और इसे बेच सकते हैं। हाँ, और उसे ग्रिड को बेचकर एक तय आमदनी कमा सकते हैं। दूसरा है घटक बी, जिसके तहत 20 लाख किसानों को स्टैंड अलोन यानी ग्रिड से अलग चलने वाले सोलर पंप दिए जाएंगे। ठीक है। और तीसरा है घटक सी, जिसके तहत पहले से ग्रिड से जुड़े 15 लाख पंपों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। मतलब किसान अब सिर्फ फसल नहीं बल्कि बिजली भी उगाएगा, एक ऊर्जा किसान बन जाएगा। यही इसका लक्ष्य है। लेकिन सिर्फ सब्सिडी देना या पंप लगाना ही काफी नहीं है। हमें किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भी तरीके चाहिए। जैसे कि? यहीं पर स्वैच्छिक कार्बन बाजार फ्रेमवर्क जैसी चीजें काम आती हैं। ये कार्बन बाजार क्या है? ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। जब कोई किसान डीजल पंप की जगह सोलर पंप इस्तेमाल करता है, हाँ, तो वो कार्बन उत्सर्जन कम कर रहा है। बिल्कुल, है ना? हाँ। इस अच्छे काम के बदले उसे कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। अच्छा। फिर वो इन क्रेडिट्स को उन बड़ी कंपनियों को बेच सकता है जिन्हें अपने उत्सर्जन को बराबर करना होता है। अच्छा, तो इससे किसान को एक अतिरिक्त आमदनी होती है। बिल्कुल, ये जलवायु अनुकूल खेती को सीधे सीधे मुनाफे से जोड़ने का एक तरीका है। मतलब ये तो एक विन विन स्थिति है, पर्यावरण का भी भला और किसान की आय में भी बढ़ोतरी। सही कहा। इसके अलावा क्या नीतिगत स्तर पर और भी कुछ हो रहा है? हाँ, नीति आयोग अब कृषि में ऊर्जा डेटा प्रबंधन की जरूरत पर बहुत जोर दे रहा है। डेटा प्रबंधन? हाँ,
उनका कहना है कि अगर हमें प्रभावी नीतियां बनानी है तो पहले हमें सटीक डेटा चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि किस ब्लॉक में किस फसल के लिए किस मौसम में कितनी ऊर्जा की जरूरत है। जब हमारे पास ये डेटा होगा तभी हम सही जगह पर सही तरह का डीआरई सिस्टम लगा पाएंगे और उसकी निगरानी कर सकेंगे। मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं होगा। बिल्कुल, बिना डेटा के योजना बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। तो हमने समस्या को समझा, जमीनी समाधान देखें और सरकारी योजनाओं पर भी बात की। अब अगर हम भविष्य की ओर देखें तो अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? इस क्षेत्र में और क्या संभावनाएं छिपी हैं? संभावनाएं तो बहुत हैं। नीति आयोग की ऊर्जा और कृषि गठजोड़ रिपोर्ट 2025 कुछ बहुत ही रोमांचक रास्ते दिखाती है। अच्छा। एक है फसलों के अवशेषों यानी पराली से बायो एनर्जी बनाना। रिपोर्ट का अनुमान है कि इससे 20 गीगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। 20 गीगावाट, ये तो बहुत बड़ी क्षमता है। और इससे तो दिल्ली और आसपास के शहरों में हर साल होने वाले प्रदूषण की समस्या का भी हल निकल सकता है। बिल्कुल, ये एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। और कुछ? फिर एक और अद्भुत विचार है एग्रोवोल्टिक का। एग्रोवोल्टिक? हाँ, इसका मतलब है एक ही जमीन पर सोलर पैनलों के नीचे खेती करना। एक ही जमीन पर दोनों चीजें? जी, पैनलों की छांव में कुछ खास तरह की फसलें बेहतर उगती हैं और पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। राजस्थान और तमिलनाडु में हुए पायलट प्रोजेक्ट से पता चला है कि यह तकनीक भूमि की कुल उत्पादकता को 60% तक बढ़ा सकती है। 60% तक? ये तो जमीन के इस्तेमाल का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल। और अगर हम और भी आगे की सोचें तो बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने जैसी तकनीकें भी हैं जो कृषि को भारत की ऊर्जा भविष्य के केंद्र में ला सकती हैं। अगर हम इन सभी प्रयासों को एक साथ देखें तो ये भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। तो अब ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है बल्कि जरूरत बन गया है। बिल्कुल। अब समय आ गया है कि हम खाद्य प्रणालियों को नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ने को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाएं। तो अगर आज की पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? मेरे हिसाब से सार ये है कि भारत की ऊर्जा और जलवायु चुनौती का समाधान बड़े शहरों या कारखानों में उतरा नहीं है जितना कि इसके खेतों और किसानों में छिपा है। वाह! किसान जो अब तक ऊर्जा के सबसे बड़े उपयोक्ताओं में से एक रहे हैं, अब ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हमारे सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं। और इसके लिए अलग-अलग सोचने के बजाय एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। बिल्कुल। एक ऐसा सिस्टम जहां ऊर्जा नीति कृषि का समर्थन करे और कृषि नवाचार हमारे हरित लक्ष्यों को गति दे। बिल्कुल, यह एक ऐसा चक्र है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और हमें एक स्थायी भविष्य की ओर ले जाएगा। और आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। स्रोत में ITC मार्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उल्लेख है जो AI के आधार पर फसलों के बारे में सलाह देते हैं। लेकिन ये डिजिटल उपकरण तभी प्रभावी हो सकते हैं जब उन्हें हकीकत में बदलने के लिए ऊर्जा का बुनियादी ढांचा मौजूद हो। सही बात है। तो सोचने वाला सवाल ये है, जब डिजिटल क्रांति और ऊर्जा क्रांति भारत के खेतों में एक साथ मिलेंगी तो क्या इससे सिर्फ फसलें उगेंगी या ये एक पूरी तरह से नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जन्म देगी?